हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता चौहान। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने 2 गेम्स गिल्ली डंडा और काइट फ्लाइंग के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बोट रेस यानी नौका दौड़ से। वल्लम कल्ली or the snake boat race is the most attractive part of the festival of Onam in Kerala. वल्लम कल्ली और सांप नौका दौड़ केरल में मनाए जाने फेस्टिवल ओनम का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट यानी कि सबसे आकर्षण केंद्र है। द इवेंट इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यह पर्यटकों का यानी जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उनका बहुत ही आकर्षक बिंदु है। इट इज हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस इन केरला और यह केरला के अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। द मोर पॉपुलर वंस आर एट चंपाकुलम लेक, रिवर पाम्बा एट अरनमुला एंड द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट एलापुजा। जिनमें से कुछ खास हैं चंपाकुलम झील, रिवर पाम्बा यानी नदी पाम्बा जो कि अरनमुला पर स्थित है, एंड द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट एलापुजा, नेहरू टोपी बोट रेस जो कि अलापुजा में है। अ टिपिकल स्नेक बोट इज अबाउट 100 फीट लॉन्ग। यह सांप नौका लगभग 100 फीट लंबी होती है। द कर्ल्ड एंड ऑफ द बोट इज शेप्ड लाइक अ कोबरा हुड। और नाव का मुड़ा हुआ हिस्सा कोबरा सांप के उठे हुए सिर की तरह दिखाई देता है। इट इज दिस शेप दैट गिव्स द बोट इट्स नेम। और अपनी इसी शेप के कारण इसे यह नाम यानी कि स्नेक बोट रेस सांप नौका दौड़ कहा जाता है। इट इज डेकोरेटेड विद ग्रीन एंड स्कारलेट सिल्क अम्ब्रेलाज। यह हरे और हल्के ऑरेंज कलर के अम्ब्रेलाज यानी छातों से सजा होता है। द नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज अटैच्ड टू अ बोट सिग्निफाइज द एफ्लुएंस ऑफ द फैमिली टू विच इट बिलोंग्स। एक नाव से जुड़ी छतरियों की संख्या उस परिवार की घटनाओं को दर्शाती है जिससे कि वह संबंधित है। गोल्ड कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड टेजल्स आर हंग फ्रॉम द अम्ब्रेलाज। सोने के सिक्के, आभूषण और लटकन आदि से छतरियों को सजाया जाता है। ईच बोट हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 150। एक बोट में लगभग 150 लोगों के बैठने की जगह होती है। नॉर्मली देयर आर 4 हेलमेन्स, 25 singers and 100 to 125 actual oarsmen on each boat. आमतौर पर प्रत्येक नाव पर 4 पतवार, 25 गायक और 100 से 125 वास्तविक नाविक होते हैं जो over 100 oars moving together to the rhythm of drums and the crash of cymbals in each boat is a sight to watch. जो कि प्रत्येक नाव में ड्रम की लय और यदि किसी वजह से नाव क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके बचाव के लिए उस पर रहते हैं। नेक्स्ट गेम आ गया आपका रेसलिंग मींस कुश्ती। रेसलिंग इज एन एंशिएंट इंडियन स्पोर्ट। रेसलिंग कुश्ती भारत का बहुत ही प्राचीनतम गेम है। इट इज डेपिक्टेड इन एंशिएंट पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स एंड इज इवन मेंशन्ड इन द महाभारत। पुरानी पेंटिंग्स में, नक्काशियों में इसे दर्शाया गया है और यहाँ तक कि इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। In ancient times, wrestling competitions used to take place between kingdoms. पुराने समय में राज्यों के बीच में कुश्ती प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं। चैंपियन रेस्लर्स वर सेंट टू रेस्टल। चैंपियन पहलवानों को कुश्ती के लिए भेजा जाता था। द रेसलर हु फेल्ड हिज राइवल वॉन विक्ट्री फॉर हिज किंग। और अपने प्रतिद्वंदी को हराने वाला पहलवान अपने राजा के लिए जीत हासिल करता था। फॉर सेंचुरीज रेसलिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। सदियों से शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कुश्ती का अभ्यास किया जाता है। द टेक्निक्स यूज्ड इन रेसलिंग, फॉर एग्जाम्पल दोज ऑफ फेलिंग द ओपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस आर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर स्ट्रेंथ। कुश्ती में इस्तेमाल किए जाने वाले दाव पेच भारी होते हैं जिनके लिए ताकत की आवश्यकता होती है। अ रेसलर विन्स when he fells the opponent and flattens him on his back. वह पहलवान जीत जाता है जो प्रतिद्वंदी को गिरा देता है और उसे उठने नहीं देता। A fallen opponent generally lies firmly on his stomach and can defy the wrestler on top for hours.
एक गिरा हुआ प्रतिद्वंदी आमतौर पर अपने पेट पर मजबूती से लेट जाता है और पहलवान को घंटों तक चुनौती दे सकता है। फ्लैटनिंग सच एन ओपोनेंट रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। दूसरे व्यक्ति को गिराकर रोके रखने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। रेसलर्स build their bodies by eating butter, milk and almonds and by doing various exercises for hours every day. पहलवान मक्खन, दूध, बादाम और तरह तरह की एक्सरसाइजेस करके अपने शरीर को मजबूत रखते हैं। और इसी के साथ आपका रेसलिंग का पार्ट भी खत्म हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गेम, जो कि है थांग ता, जो मणिपुर में खेला जाता है। मणिपुर ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया often faced raiders from Burma, now Myanmar and other surrounding regions. मणिपुर जो कि भारत की पूर्वी सीमा पर है को अक्सर बर्मा मीन्स म्यांमार आदि आसपास के अन्य क्षेत्रों से बार बार हमलावरों का सामना करना पड़ता है। To fight against them, the rules of Manipur encouraged a martial art called थांग ता। उनके खिलाफ लड़ने के लिए ही मणिपुर के शासकों ने थांग ता नामक मार्शल आर्ट्स को प्रोत्साहित किया। थांग मीन्स स्वॉर्ड एंड ता मीन्स स्पीयर इन मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी भाषा में थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड यानी तलवार और ता का मीन्स होता है स्पीयर यानी भाला। थांग ता इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्वॉर्ड और अ स्पीयर अगेंस्ट वन और मोर ओपोनेंट्स। थांग ता में एक तलवार और भाले का एक या एक से अधिक प्रतिद्वंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A unique feature of थांग ता is that it was practiced by women fighters. थांग ता की सबसे खास बात यह है कि यह women fighters यानी लेडीज के द्वारा खेला जाता है। It was used with great success by the Manipuri kings to fight against the British for a long time. इसके कारण मणिपुरी राजाओं ने बहुत समय तक अंग्रेजों से खुद को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। In fact, after the British occupied the region, they banned थांग ता। और इसीलिए जब ब्रिटिश ने इस रीजन को ऑक्यूपाइड किया यानी अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने थांग ता को बैन कर दिया, इसे खेलने से मना कर दिया। द हिस्ट्री ऑफ थांग ता कैन बी ट्रेस्ड टू द 17th सेंचुरी। और इस गेम का इतिहास यानी थांग ता का इतिहास 17वीं शताब्दी से ही देखा जा सकता है। थांग ता इज प्रैक्टिस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। थांग ता को अलग अलग 3 तरीकों से खेला जाता है। The first way is ritual in nature and is performed only on special occasion. पहला जो तरीका है वह बिल्कुल प्राकृतिक रूप से खेला जाना है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर किसी विशेष अवसर पर ही परफॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्पीयर फॉर्म दैट इज परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल्स। द सेकेंड वे कंसिस्ट ऑफ अ डांस परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग स्वॉर्ड एंड स्पीयर। जो दूसरा तरीका है उसमें एक डांस परफॉर्म किया जाएगा स्वॉर्ड और स्पीयर को लेकर, यानी कि तलवार और भाले के साथ में एक डांस परफॉर्म किया जाएगा। द थर्ड वे इज द एक्चुअल फाइटिंग टेक्निक। और जो तीसरा तरीका है वो है वास्तविक रूप से युद्ध के कौशलों को सीखना। द मणिपुरी डांस ट्रेसेस इट्स ओरिजिन मेनली फ्रॉम दिस मार्शल आर्ट। और जो आपका मणिपुरी डांस है उसका ओरिजिन, उसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? मार्शल आर्ट से ही माना जाता है। आज की वीडियो में यही 3 गेम्स आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम आगे के 2 गेम्स और जो बचे हैं हमारे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको देती रहूं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।